मध्यवर्ती यानी कि बाद में मुगल काल में ये महत्वाकांक्षी अमीर और सरदार ही मुख्य भूमिका निभाने लगे और मुगल राजकुमार तो केवल शतरंज के मोहरे मात्र रह गए। वही मुगल जो किंग है, कोई किंग ही नहीं है, कोई प्रिंस ही नहीं है, मेन गेम जो है वो खेल रहे हैं एरिस्टोक्रेट्स। जैसे आज की डेट में भी अंबानीज, अडानीज, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस, बताइए। तो यही चीज है, यही चीज आपको समझनी है। उस समय लेटर मुगल पीरियड में ये इशू हो गया कि एरिस्टोक्रेट्स प्लेइंग द गेम, कि हमारा राजा बैठेगा, हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसी करेगा, हम कमाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फिर सरदार लोग अपने स्वार्थ के लिए राजकुमारों को सिंहासन पर बैठा देते अथवा हटा देते। जहंदर शाह अपनी शक्ति से नहीं अपितु ईरानी दल के नेता जुल्फिकर खान के उत्तम नेतृत्व के कारण सम्राट बन गया। हमने पढ़ा था ना, जनरली बोला जाता है कि किंग मेकर्स का रोल स्टार्ट किया सैयद ब्रदर्स ने, बट मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था, नहीं, फारूक शियार से पहले जहंदर शाह उसका चाचा था, चाचा ताऊ जो बोल लो, वो था। और उसको गद्दी पर जो है बैठाया था किसने? जुल्फिकर खान ने, राइट। तो जुल्फिकर खान जो था वो ऑलरेडी गेम खेल चुका था, आपको इस चीज के बारे में ऑलरेडी बताइए। आगे की बात करें, नेक्स्ट। इसी प्रकार फारूक शियार को सैयद बंधुओं यानी कि सैयद ब्रदर्स ने ही 1713 में सिंहासन पर बैठाया और फिर जब 1719 में भाव उनके लिए बेकार हो गया तो सिंहासन से उसको उतार भी दिया। इसी भांति तीन कठपुतली सम्राट रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला सैयद ब्रदर्स ने सिंहासन पर बैठाए और 1720 में सैयद ब्रदर्स की डेथ हो गई। इसलिए नहीं हुई कि वे सम्राट का विश्वास खो बैठे थे, बल्कि इसलिए हुई कि निजाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान के नेतृत्व में तुरानी दल अधिक शक्तिशाली हो गए थे या बलशाली हो गए थे। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले कल की क्लास में लिख चुके हैं। ये दल आधुनिक दलों की भांति भिन्न भिन्न नीतियों पर आधारित नहीं थे, अपितु केवल स्वार्थ भाव से ही प्रेरित थे और प्रायः मुगल सम्राटों और देश के हितों के विपरीत ही कार्य करते थे। तो दीज आर सम पॉइंट्स। आज सुबह जब लड़ाई हो रही थी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को लेकर, देखो अभी की क्लास में मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो मैं सामने टेक्स्ट आपके लिए रखूंगा कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप हो, राइट। तो मीडियम पर फोकस मत किया करो। अभी जो नए बच्चे जुड़े हैं तो वो ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं, क्योंकि समझते नहीं है लोग, उनको लगता है कि अरे यार हमें समझ में नहीं आएगा। पहले ही सोच लिया समझ में नहीं आएगा। सामने आप क्लासरूम में आ रहे हो समझने के लिए, मीडियम इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। ये चीज समझना जरूरी है। मुगल दरबार में दल, प्रसिद्ध लेखक विलियम अरविन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमने डिस्कस किया था ना, ये लिख लो, ये वाला पॉइंट। मुगल एम्पायर के अंदर 4 ग्रुप्स थे नोबल्स के। कौन से ग्रुप्स? तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, ये 4 नोबल्स के ग्रुप थे, बड़े ग्रुप। और भी काफी सारे थे छोटे, बट ये मेन थे। इनमें पहले 3 मध्य एशिया के थे। अब ये जो 3 है, तुरानी, ईरानी, अफगानी, ये सेंट्रल एशिया के हैं, राइट। और हिंदुस्तानी मतलब कि जो लोग यहां पर आ गए उनके बेटे, वो हिंदुस्तानी। औरंगजेब के अंतिम 25 वर्षों में बहुत बढ़ गई थी क्या? अच्छा, इनकी संख्या नोबल्स की, विशेषकर जब वह दक्षिण के युद्ध में व्यस्त था और इनके वंशज भारत में भिन्न भिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इनमें ऑक्सस नदी के पार वाले तुरानी और फारस और खुरासान के अफगान प्रायः सुन्नी थे और ईरानी अधिकतर शिया थे। तो देखो, शिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट था इनके बीच में। जो बोलते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों था इन लोगों के बीच में, नोबल्स के बीच में, तो शिया सुन्नी का था, पावर को लेकर था, रीजन को लेकर कि अलग अलग क्षेत्र से लोग आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत चलता है, ये दिल्ली साइड तो बहुत चलता है, बिहारी ग्रुप अलग, यूपी का ग्रुप अलग, दिल्ली का ग्रुप अलग, ये चीज चलती है ग्रुपिज्म, और लड़ाई होती है उन सब में, वही चीज है, ठीक है। और
इस मुगल अथवा विदेशी दल के विपरीत एक भारतीय दल था, जिसमें वे लोग थे जिनके पूर्वज बहुत पीढ़ियों पहले भारत में बस गए थे अथवा हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। राइट, तो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स मतलब जो कन्वर्ट हुए हो या बहुत समय पहले वो आ गए हो यहां पर। इस दल को राजपूत, जाट तथा शक्तिशाली हिंदू जमींदारों का समर्थन भी प्राप्त था, क्योंकि काफी समय से यहां पर है। जैसे आपके मुस्लिम फ्रेंड्स होंगे या दूसरे रिलीजन के आपके फ्रेंड्स होंगे, आप अगर मुस्लिम है तो हिंदू फ्रेंड्स होंगे, सिख है तो हिंदू फ्रेंड्स होंगे, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, तो आप इनसे लड़ोगे नहीं, आप इनसे फैमिलियर रहोगे, आप इनके बारे में गलत नहीं सोचोगे, ना वो आपके बारे में गलत सोचेंगे। राइट, तो ये चीज है। बट कोई बाहर से आया तो उसके लिए आप इनसिक्योर रहोगे, दूसरी जगह से दूसरे कॉलेज का कोई आया तो आप इनसिक्योर रहोगे कि नहीं सरफराज तो झूठ बोलता है कि नहीं, तो वाली चीज, सरफराज धोखा देगा, है ना, तो वो कहानी। तो ये सब कॉमन मैन की चीजें हैं, कॉमन मैन रिलीजन पे लड़ता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप लोग आने वाले समय में आप इन सब चीजों पे फोकस नहीं करते, आप फोकस करते हो रिलेशंस पे, कि रिलेशनशिप बिल्डअप कैसे हुए कैसे नहीं हुए, क्योंकि ये भी तो सभी जितनी भी कम्युनिटीज की बात हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटी तो है, इस्लामिक कम्युनिटी, बट देन टू दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, व्हाई? बिकॉज दे हैव डिवीजन। ये सब इस्लामिक कम्युनिटी है, देन टू ये आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गई है, क्यों? डिवीजन, अलग अलग क्षेत्र से आए उस चीज का डिवीजन, शिया सुन्नी का इंटरनल डिवीजन। आर यू गेटिंग दिस? ग्रुपिज्म, तो वो है इस दल को। अच्छा, हिंदुस्तानी दल को क्यों था सपोर्ट? क्वेश्चन अगर आ जाए, हिंदुस्तानी दल को जो है वो राजपूतों का इधर उधर का, यानी कि इंडिया में रहने वाली जो कम्युनिटीज है उनका सपोर्ट था, वो इसलिए था क्योंकि वो काफी समय से यहां पर थे, उनके रिलेशंस बन चुके थे। छोटे छोटे पदों पर नियुक्त हिंदू भी इसी दल का समर्थन करते थे। सोचिए आप, हिंदू ऑल्सो सपोर्टिंग सैयद ब्रदर्स। परंतु यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि यह दल केवल रक्त, जाति और धर्म पर ही आधारित थे। डॉक्टर सतीश चंद्र ने ठीक ही कहा है कि अमीरों द्वारा, अमीरों यानी कि ये अमीर पैसे वालों की बात नहीं हो रही है, वो हाँ मतलब कह सकते हो, बट वो अमीर दूसरी चीज के लिए उपयोग किया जाता था, एक पोस्ट। अमीरों द्वारा धर्म और जाति की दुहाई केवल अपने निजी प्रयोजन के लिए ही दी जाती थी। वास्तविक दल प्रायः धर्म और जाति के बंधन से ऊपर होते थे। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है, और यही चीज आपको समझनी है। अब देखिए सैयद ब्रदर्स का क्या रोल था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोल आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, सिर्फ सुन लो। 1713 से 1720 तक ये इनका दबदबा था, ये जलवे में थे। मुगल दरबार में सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इन दोनों का नाम याद रखना क्योंकि प्रीलिम्स में नाम आ जाता है। ये सबसे शक्तिशाली थे क्योंकि किंग मेकर थे, इन्होंने ही तो राजाओं को बनाया। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे, ये भी आपको पढ़ चुके हो, आप याद हो चुका है। प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे। राइट, सैयद जो हजरत मोहम्मद के वंशज थे, बहुत शताब्दियों से भारत में बसे हुए थे, विशेषकर दोआब और मुजफ्फरनगर के प्रदेशों में। ये लोग अकबर की सेना में भर्ती हो गए थे और उनके अभियानों में भाग ले चुके थे। पाड़ा के अब्दुल्ला खान और हुसैन अली अब्दुल फरहा के वंशज थे। यह व्यक्ति मेसोपोटामिया से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप के प्रदेश में बस गया था। इनके पिता सैयद मियां ने बीजापुर और अजमेर में सूबेदार के रूप में कार्य किया था और फिर राजकुमार मुअज्जम के साथ मिल गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए युद्धों में दोनों ब्रदर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्राट ने इन सेवाओं के लिए उन्हें उचित रूप से पुरस्कारित किया और उन्हें 4000 का मनसबदार नियुक्त किया। बड़े भाई हसन अली को अब्दुल्ला खां की उपाधि भी दी। 1708 में राजकुमार अजीम उस शान ने हुसैन अली को बिहार में एक प्रमुख पद पर नियुक्त किया और 1711 में अब्दुल्ला खान को इलाहाबाद सूबे में अपना नायाब नियुक्त कर दिया। राजकुमार अजीम उस शान के इन अनुग्रहों के कारण ही 1713 में इन बंधुओं ने अजीम उस शान के पुत्र फारूक शियार की ओर से युद्ध में भाग लिया और जहंदर शाह को हराकर मार दिया और दिल्ली का मुकुट फारूक शियार को पहना दिया। तो यहां तक की स्टोरी आपको ऑलरेडी क्लियर है, ये सब फालतू की चीजें आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है।
क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो क्या, कहाँ जाना पड़ेगा? गाड़ी से चलना है? भैया इसको चुप कराओ, मैं लाइव क्लास में हूँ भाई साहब, थोड़ी आधे एक घंटे की मुसीबत देते हो यार। अरे आज हमने ट्राई किया था यार कि वो 1 से 4 तारीख मैंने आपको बताया था ना कि मैं बाहर हूँ गया, तो आज ट्राई कर रहे थे कि ट्रेन की टिकट हो जाए तो पापा मम्मी और ये सब लोग चले जाएं, तो मैं घर में रुक जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, ट्रेन की टिकटें हो नहीं रही हैं। वो गया कि आपको पता ही, अभी तो यार वो कड़वे दिन आएंगे ना, तो श्राद्ध वगैरह का, तो वहां तो बहुत भीड़ रहती है। तो गलती हो गई हमसे कि हम पहले टिकट करा लेते तो सही रहता। तो अब गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। और मेरा काम कुछ नहीं, मेरा ड्राइवर का काम है, घर का फ्री का ड्राइवर हूँ मैं। वैसे मुझे ड्राइविंग पसंद है, शौकिया ड्राइवर हूँ मैं। जब आप लोग आओगे मुझसे मिलने तो अपन लॉन्ग रूट पर गाड़ी से ही चला करेंगे, क्योंकि मेरे को गाड़ी से चलने का बड़ा शौक रहता है, तो चलाता मैं ही हूँ। तो यहां तक की स्टोरी आप लोग को क्लियर है ना? यहां तक पूरा गेम आपको कल ही समझ में आ चुका था कि फारूक शियार का गेम क्या था। राइट, फारूक शियार कमजोर राजा, सैयद ब्रदर्स दे वर स्ट्रॉन्ग। फारूक शियार की गलती थी सैयद ब्रदर्स को चैलेंज करना। उसने अगर चैलेंज नहीं किया होता तो फारूक शियार बच जाता, जिंदा रहता। एनीवेज आगे की बात करते हैं, कहां तक पढ़ लिया था हमने? ठीक है। अनुग्रहित सम्राट फारूक शियार ने सैयद अब्दुल्ला खान को अपना वजीर, कल लिखवा दिया था मैंने आपको, वजीर और प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, और नवाब कुतुब उल मुल्क यमीन उद्दौला सैयद अब्दुल्ला खान बहादुर जफर जंग सिपह सालार यार ए वफादार की उपाधि से भी विभूषित किया। तो ये सब उपाधियां जो है वो इन लोग को मिल गई थी सैयद ब्रदर्स को। कभी कभी ऐसे प्रीलिम्स में आ जाता है स्टेट पीएससी वगैरह में, थोड़ा सा ध्यान में रखना। छोटे भाई हुसैन अली खान को मीर बख्शी, जो वास्तव में मुख्य सेनापति ही था, कमांडर, मिलिट्री कमांडर प्लस फाइनेंस भी देखता था ये, नियुक्त कर दिया, तथा उमाद तुल मुल्क अमीरुल उमरा बहादुर फिरोज जंग सिपा सिपह सरदार की उपाधि से विभूषित किया। तो ये दोनों भाइयों को जो है वो बढ़िया बढ़िया, हुसैन अली को और दूसरे का नाम क्या था, अब्दुल्ला खान, सैयद अब्दुल्ला खान, तो इनको जो है वो काफी उपाधियां वगैरह इसने दे दी। प्रसिद्ध लेखक खाफी खान का मत है फारूक शियार की यह प्रथम भूल थी कि उसने अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया। तो वी नो अबाउट इट, ये बहुत बड़ी गलती थी अपना वजीर बनाना। वजीर बनाओगे, मिलिट्री कमांडर आपके हमेशा साथ रहेगा, वही पावरफुल फिगर जो है वो दिखाई देगा। आर यू गेटिंग दिस? बट द मेन पॉइंट इज दैट, जैसे आईपीएस है, आईपीएस पावरफुल फिगर दिखता है, आईपीएस को देखकर ही इंसान की फट जाती है। आईएएस को देखकर एक बार ना फटे, क्योंकि आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, वो आईएएस को देखकर फटेगी जब जब आईएएस एकदम फॉर्च्यूनर से निकल रहा है, इनोवा से निकल रहा है, स्कॉर्पियो से निकल रहा है, आज वो जो गनमैन है, तब डर लगेगा। बट आईपीएस वर्दी देखकर ही अरे बाप रे, क्योंकि आईएएस के पास वर्दी नहीं होती। मेरे पिताजी ने एक आईएएस को चमका दिया था शॉप पे, फिर पापा बोल रहे थे अरे यार गड़बड़ हो गई, कहीं बदला ना ले, बट नहीं लेते, ब्यूरोक्रेट्स बदला बदला नहीं लेते। क्या हुआ था एक्चुअली, वो आया था शॉप पर फोटो निकलवाने के पर्पस के लिए, तो अब थोड़ी ना पता, सार के चेहरे पे थोड़ा लिखा यार उसका डेजिग्नेशन की वो आईएएस है। पापा ने बोल दिया 2 मिनट आप खड़े रहिए, अभी भीड़ ज्यादा है, तो आपका नंबर बाद में आएगा। तो उसने थोड़ी देर तक पापा को देखा, बोर्ड की तरफ देखा और चला गया। तो वही कहानी है। तो द पॉइंट इज दैट इसको वजीर बना दिया, वजीर, मिलिट्री कमांडर, पावरफुल फिगर इन द हाउस, लोग उसकी तरफ देखने लगे, पावर को वो रिप्रेजेंट करने लगा। तो जो इंसान पावर को रिप्रेजेंट करेगा तो वो किसी को कहीं तक नहीं समझेगा, प्लस वो ऐसा इंसान जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसने आप ही को गद्दी पे बैठाया हुआ है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर फारूक शियार इन लोगों को पोजीशन देने की जगह बोलता है कि यार तुम जाओ मेरे महल महल में जाओ एंजॉय करो, मेरे गेस्ट हाउस में जाओ एंजॉय करो, जब कोई तकलीफ है मुझे फोन लगाओ,
मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, पैसे की दिक्कत है मुझे बताओ, आई विल सेंड यू मनी, कोई दिक्कत नहीं है। वो वहां तक अगर रहती कहानी तो फारूक शियार बचा हुआ रहता। फारूक शियार की गलती थी, उसने सईद ब्रदर्स को अपने साथ मिला लिया, वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन आफ्टर किंग, मिलिट्री कमांडर। तुमने मिलिट्री कमांडर बना दिया ऐसे व्यक्ति को, वो तो खाएगा ना। तो हमेशा याद रखना, पद इंसान को किसी कोई भी सोच समझ के देना। इफ यू आर, पद मतलब एक फ्रेंडशिप का भी पद होता है। इफ यू आर मेकिंग फ्रेंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वो किस टाइप का व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तुम उसके साथ खड़े हो तो तुम भी पावरफुल लगना चाहिए, वो भी पावरफुल, और तुम ज्यादा। हमेशा इस चीज की वो करना, राइट। आपने कई बार सुना होगा, एक एक वो कहावत है, राइट, एक कॉमन मैन की, बड़ी मजा आता है कॉमन मैन को उसको सुन के, कि एक, अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में हमेशा बड़े लोगों को रखना पड़ेगा, राइट, तभी आप आगे बढ़ोगे। सही है, नो डाउट, बुरा नहीं है। और ये बोलते हैं ना कि एक नॉलेजेबल पर्सन, पावरफुल पर्सन, और वो अगर बेवकूफों के ग्रुप में है तो वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ है, वो बेवकूफों का सरदार हो गया। ब्यूरोक्रेसी कहती है कि नॉलेजेबल पावरफुल पर्सन हमेशा अकेले रहते हैं, और अगर आपका सर्कल बेवकूफों वाला है तो वो सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए है, कि आप कुछ समय जाते हो, एंजॉयमेंट करते हो, हाँ हाँ ये नाच वाच लिया, आपने अपना कंफर्ट देख लिया, आपने अपना एंटरटेनमेंट कर लिया, फिर जैसे ही आपका एंटरटेनमेंट फिनिश हुआ यू बैक टू योर वर्क। और वैसे राजाओं को एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती, बट ठीक है, ह्यूमन है, धीरे धीरे करके चीजें सीखी जाती है, तो बुला लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी, अब इसकी गलती आप कभी भूलोगे नहीं, फारूक शियार की गलती। आगे की बात करें, नेक्स्ट, इन सैयद ब्रदर्स विरोधी सरदारों में सबसे सक्रिय मीर जुमला था, जो सम्राट का कृपा पात्र था। उसे तुरानी सरदार की सहानुभूति और समर्थन भी प्राप्त था। निशक्त सम्राट, जिसमें चरित्र बल तथा स्वतंत्र विचार का सामर्थ्य नहीं था, इन शक्तिशाली दलों के हाथ की कठपुतली बन गया। परिणाम घातक सिद्ध हुए। सम्राट ने मीर जुमला को अपनी ओर से राजज्ञाओं पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी। अच्छा, मतलब किंग किंग के बिहाफ में यू आर साइनिंग, इडियट। तुम अपना क्रेडिट कार्ड किसी को दे रहे हो, तुम अपना डेबिट कार्ड किसी को दे रहे हो, तुम अपना पासवर्ड बता रहे हो, चाहे वो मोबाइल का हो या किसी का भी हो। योर प्रिवेसी इज योर प्रिवेसी। इतने मूर्ख मत बनो, बेवकूफ मत बनो। और अगर किसी को अपना क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, कंट्रोल शुड बी इन योर हैंड, कि जब चाहे तब मोबाइल में बंद कर देंगे। अगर गलत उपयोग किया तो टेस्ट करो ना एट अ टाइम, क्योंकि मैं भी देता हूं, मेरी भी आदत है कि मैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में बैठता हूँ, तो जिस रेस्टोरेंट में बैठता हूँ उस रेस्टोरेंट के जो स्टाफ होता है उनको मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन पता होता है, क्योंकि मैं उतना लोड लेता ही नहीं। मैंने कहा भाई ले, ये बिल बिल मेरी टेबल तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन कि आप किसी पार्टी में बैठे हो और उसमें आप नहीं चाहते हो कि सामने वाला बिल पे करे, और मेरे साथ हमेशा ये होता है, तो मैं पहले ही रखवा देता हूँ। मैंने कहा बिल टेबल पे नहीं है, उसमें अपना वो बनता है ना, वो होते सिस्टम तो वो भी कहानी। एंड यू गाइस, आप लोग को जरूरत नहीं है सब करने की। व्हेन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आपकी टेबल पे तो बिल आना ही नहीं है, बल्कि उल्टा और आके बोलेंगे कि सर और आइएगा प्लीज, मैडम और आइएगा। आप लोग के जलवे अलग होंगे, हम लोग के अलग है। हम लोग को ये सब चीजें करनी पड़ती है टू इम्प्रेस पीपल, टू इम्प्रेस ऑफिसर्स लाइक यू। और आप लोग को नहीं करूंगा मैं, आप लोग को दूसरी तरीके से इम्प्रेस करूंगा। बन जाओ एक बार, बस मजा आने वाला है। ये सब चीजें जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, फील्ड पे चीजें पूरी डिफरेंट मिलेंगी। बट हाँ, जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वो ज्ञान आपकी फील्ड पे काम आएगा कि कैसे खेलना है। नेक्स्ट, तो बेवकूफी करी इसने। दूसरी ओर अब्दुल्ला खान का यह कहना था, और यह ठीक भी था, कि कोई हस्ताक्षर मेरे शब्द, एक मिनट में, ठीक था कि कोई हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। अरे नहीं यार, सम्राट ने कहा था कि मीर जुमला के शब्द और
हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर है। अच्छा, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। अब्दुल्ला खान का यह कहना था और ये ठीक भी था कि कोई मनसब देना, प्रमोशन अथवा पदोन्नति, प्रमोशन होता है ना, अथवा नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श मतलब कंसल्टेशन के बिना नहीं हो सकती। अब आप सोचिए, इन लोग ने पूरी पावर अपने हाथ रख दी। किसी को पोस्ट पे भी बैठाना है तो इनसे पूछ के बैठाओगे, कोई खर्चा करना है, कोई बिल पास करना है तो इनसे पूछ के करोगे। मतलब फारूक शियार वहां पे बैठा हुआ था, फारूक शियार को जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना था और उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी थी, तो इससे पूछना पड़ रहा था उसको कि भैया कैश ऑन डिलीवरी आई है, पैसा दे दो यार। राजा है, तुमने राजा को एक सेकंड में राजा की पावर छीन ली, तो राजा का तो दिमाग खराब होगा ना। बट राजा ही बेवकूफ था जिसने ये पावर उन लोग के हाथ में दी। कोई भी काम करो तो उसके पहले फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देखो। इसमें मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग को नहीं फंसना है। मेरा भी 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया लोगों की हेल्प करके। अपन ने हेल्प किया ये सोचते कि अरे दोस्त है, मित्र है यार, वापस आ जाएगा, नहीं आया पैसा। बड़ी दिक्कत में आ गया था मैं। अभी अभी भी हूं वैसे तो, थोड़ा सा इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, बट ठीक है, ऊपर वाला अपने साथ रहता है, अपनी नीयत साफ है तो अपन को सब हर जगह से सपोर्ट मिल ही जाता है। और वो भी नियत किस लिए, हाई हाई लेवल के ऑफिसर ने, उसकी तो बैंड बजाऊंगा मैं, बहुत गंदा वाला फंसाऊंगा उसको मैं। 4-5 लाख की दे दी उसने। उसने मुझे एक दिन बोला था कि अरे यार मैं परसों तक वापस कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा कि ठीक है यार, इसको कमवा के दिए अपन ने, 40-50 लाख रुपए उसको कमवा के दिए, वो बंदे ने चोट कर दी। तो हमेशा एक चीज याद रखना, कॉन्सिक्वेंसेस देखना बहुत जरूरी है फ्यूचर के, कि अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उल्टे ना पड़ जाए। और मेरे साथ उल्टे इसलिए पड़े, देखो क्या होता है, जब आपका खुद का घर जल रहा हो और बाजू वाले का घर जल रहा हो, तो पहले अपने घर को बचाओ, दूसरे के घर में पानी मत डालो। फर्स्ट सेव योर सेल्फ, देन सेव अदर पीपल, दैट इज द पॉइंट। और यहां पर इस बेवकूफ ने, फारूक शियार ने सबसे बड़ी गलती कर दी। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उन लोगों को पावर पे बैठा दिया जिन लोगों ने इसी को ही कंगाल कर दिया। अब आप सोचो, उसको जोमेटो से ऑर्डर करना है, कुछ मंगवाना है, हर एक चीज के लिए उसको पैसा मांगना पड़ रहा है। सोचो ये दुर्गति बनी। ये चीज लिखनी है मेंस में, जोमेटो मत लिख देना, ठीक है, पता लगे जोमेटो लिख दो। ये समझाने के लिए है ये सब चीजें, नहीं तो बोलोगे भैया अरे यार सर ने तो हमें जोमेटो बताया था। कुछ कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट नए नए, जो नए नए तैयारी कर रहे हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने, बहुत पुरानी बात है मेरे ख्याल से 2019 20 एक की है, ऐसी में कुछ चीज जो है वो समझा रहा था, तो उस स्टूडेंट ने एग्जाम्पल में वो चीज लिख दी कि जो मैंने बताई थी मेंस के आंसर में। मैंने ये क्या मजाक है। फिर मैंने उसको पूछा, बोला आप ही ने तो बताया था ऐसा। अबे तो भैया, समझने के लिए चीजें मैं जो यूज करता हूँ वो यूज मत कर देना। बहुत बढ़िया चीज लिखी थी उसने, मैंने एक कोई डायलॉग मारा था कि निकालो बंदूक और रख दो सर पे और मार दो, ऐसा कुछ था, कोई कोई टॉपिक था उस पर ये आंसर था, तो उसने इसी तरीके से लिख दिया। चला नहीं रेस, ठीक है। सम्राट और सैयद ब्रदर्स के मतभेद तब सामने आए जब सम्राट ने हुसैन अली को डेक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अरे यार ये तिरछा हो गया पेज, तो गड़बड़ हो रही है। हुसैन अली अपने भाई को दरबार के षड्यंत्र के मध्य अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने इस सूबेदारी को अपने नायब द्वारा इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वित करने की अनुमति मांगी। अर्थात वह स्वयं दिल्ली रहेगा और उसका नायब उसकी ओर से डेक्कन में कार्य करेगा। मीर जुमला के कहने पर सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और हुसैन अली को डेक्कन जाने की आज्ञा दी। यह मतभेद इस सीमा तक बढ़ गया कि सैयद ब्रदर्स ने दरबार में आना बंद कर दिया और अपनी रक्षा के पूरे प्रबंध कर लिए। राजमाता के बीच बचाव से बाहरी शिष्टाचार पुनः स्थापित हो गया और निश्चित हुआ कि हुसैन अली ही स्वयं डेक्कन की सूबेदारी संभालने जाएगा और मीर जुमला भी इसी प्रकार पटने भेज दिया जाएगा। अब देखो, मेन चीज मैं आपको समझाऊं तो इन लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनली शुरू हो चुके थे। मीर जुमला ने भड़काना शुरू कर दिया, बे ये तो तुम्हारी एस्तेसी कर देता है,
तुम्हें जब भी कहीं बाहर जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तुम्हें इन लोग से पूछना पड़ रहा है कि भैया गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो यार, पेट्रोल नहीं है, 10 का ही डला दो। ये कहानी इनके साथ चल रही है। वो बेचारा राजा गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन डे है, फ्लावर खरीदना है 20 रुपए का, फूल, फ्लावर छोड़ो, फूल, एक सिंगल फूल उसके लिए मांगना पड़ रहा है कि भैया फूल खरीदना है, पिक्चर जाना है। तो नहीं जाने दे रहे ये लोग, बोले चुपचाप बैठो घर, कोई जरूरत नहीं जाने आने की। मीर जुमला ने भड़का दिया कि देखो तुम्हारे सब नाइंसाफी हो रही है मेरे भाई। और एक चीज ध्यान में रखो, तुम्हारे घर के बारे में अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति आके तुम्हें भड़का रहा है, कोई भी हो, तुम भले ही खुद भड़के हो अपने परिवार वालों से, और कोई एक्सटर्नल व्यक्ति आके तुम्हें ज्ञान दे रहा है, अबे यार तेरे चाचा कैसे हैं यार, वहीं तमाचा मारना है, वहीं चुप करा देना, बोलना दिस इज माई इंटरनल मैटर, आई विल गोइंग टू हैंडल इट। आई हैव सीन पीपल, ये भी एक इशू है, ये आपको हिस्ट्री से सीखना है। दो लोगों के रिलेशनशिप को बर्बाद करता है बाहरी व्यक्ति, और तुमने अगर बाहरी व्यक्ति की सुन ली बात, तुम्हारा रिलेशनशिप हो जाएगा खराब। और ऐसे में रिलेशनशिप काफी सारे लोगों के खराब हुए हैं। मैक्सिमम टाइम यही होता है, बाहर का व्यक्ति आ गए, अबे वो तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था किसी और के साथ, क्या कर रही थी। तुम्हें ये बोलना है कि वो जहां पे भी थी उसको बताना होगा, मुझे बता देगी, नहीं बताना होगा नहीं बताएगी। अगली बार से देखो तो आंख फोड़ लो अपनी, और मुझे बताना नहीं, क्योंकि ये सब चीजें शक पैदा करते हैं, और शक जहां वहां रिलेशनशिप खत्म। घर के अंदर भी आपकी लड़ाई हो रही है, चिल्ला चोट हो गई, कई बार होता है फैमिली के बीच में, चिल्ला चोट हो रही, चिल्ला रहे हो, साइड वाली आंटी पूछ रही है बेटा क्या हो गया घर के अंदर, कुछ नहीं, ये चेक कर रहे हैं किसकी आवाज कितनी तेज है। अपनी घर की इंटरनल चीजें बाहर बताइएगा नहीं, और कोई व्यक्ति आके अगर आपको टिप्पणी कर रहा है आपके घर के बारे में, उस व्यक्ति को तुरंत वहीं चुप करा दीजिए, उसकी बात सुनिएगा नहीं। ये ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिटी होती है। जो आपके सामने है वो ठीक है, जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है, आप अपनी तरफ से फेयर रहो। जिस दिन वो षड्यंत्र के बारे में आपको पता लग जाएगा, फैमिली मेंबर है माफ कर देना, बाहर वाले व्यक्ति को गोली मार देना। नेक्स्ट, तो ये गेम हम लोग को देखने को मिल रहा है यहां पर कि उस व्यक्ति को सैयद ब्रदर्स में से एक ब्रदर्स को अलग कर दिया, एक व्यक्ति को भेज दिया डेक्कन कि जाओ डेक्कन संभालो, दूर रहो मुझसे। तब इन लोगों को क्लियर हो गया कि दाल में कुछ काला है। फिर सम्राट इस ऊपरी बीच बचाव से संतुष्ट नहीं था, उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खान को कई संदेश भेजे कि वह हुसैन अली को मार डाले। अब तुम दाऊद खान को मैसेज भेज रहे हो हुसैन अली को मारने का, हुसैन अली बेवकूफ है क्या तो उसको पता नहीं लगेगा? हुसैन अली को पता लग गया, क्लियर, भेद खुल गया। उसने दाऊद खान को युद्ध कर दाऊद खान को ही मार दिया। बोलते साले तुम मुझे मारने आओगे? तो दिस इज पावर। आपके सामने कोई षड्यंत्र रचे तो आप इतने मूर्ख मत बनो कि षड्यंत्र समझ ना पाओ। षड्यंत्र समझना ही आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। षड्यंत्र समझ में आ जाता है। आप 3-4 लोगों का ग्रुप है, अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपसे बात करना बंद कर दे या कल्टी मारना शुरू कर दे, कल्टी मारना समझते हो ना, कि आपको बेवकूफ बना के निकलने लगे दूसरे दोस्तों के साथ, ये सब चालें समझ में आ जाती है। जिस दिन समझ में आ जाए वो ग्रुप ही छोड़ दो, तो ग्रुप तुम्हारा लायक नहीं है। बोले चीप पीपल डू कॉन्स्पिरेसी and brilliant and bureaucrats, what they do, नंबर डिलीट, इंसान ब्लॉक, डिस्काउंट। नेक्स्ट, फारूक शियार ने फिर हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और शाहू और कर्नाटक के जागीरदारों को गुप्त संदेश भेजा कि वे हुसैन अली का आदेश ना माने। हुसैन अली का आदेश ना माने, ये कह दिया कि हुसैन अली का आदेश नहीं मानना है। अबे जिसने तुम्हें राजा बनाया मिलके, तुम उसी के साथ चला की। हुसैन अली फिर सम्राट से अधिक चालाक सिद्ध हुआ। उसने डेक्कन में अपनी कार्यविधि ही बदल दी और डेक्कन के मुगल शासन स्थापित करने के स्थान पर मराठों से मित्रता कर ली और शाहू से 1719 में एक संधि कर ली, जिसके अनुसार मराठों को बहुत सी रियासतें दे दी गई और जिसके बदले मराठों ने दिल्ली सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में उसे सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अब तुम अपने खास
व्यक्ति के साथ पंगा लोगे तो उसको पता है तुम्हारी वीकनेस क्या है. दे नो वेरी वेल. मुगल एम्पायर इंटरनली वीक हो चुका है, मराठा इज राइजिंग, दे विल गोइंग टू शिफ्ट. कोई आपके साथ अगर इस तरीके का गेम खेले तो आपको ये चीज सीखनी है कि चीफ मिनिस्टर आपके साथ गेम खेल रहा है, आपको धमकी दे रहा है कि साइन कर, ट्रांसफर कर दूंगा, फेंक दूंगा पनिशमेंट पोस्टिंग में. आपको पता लग गया चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बन नहीं रही है, सेंट्रल होम मिनिस्टर. आप पहुंच गए होम मिनिस्टर के पास, सर आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, 2 पैग लगाओ होम मिनिस्टर के साथ. होम मिनिस्टर आपका, वैसे वो आपके साथ पैग नहीं पिएगा, उनकी लॉबी अलग होती है पॉलिटिशियंस की, वो कभी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि दे आर ऑल्सो टेम्पररी ब्यूरोक्रेट्स, बट यू गाइज आर परमानेंट, यू नो हाउ टू हैंडल देम. तो आप उनको अलग टाइप का गेम समझाओगे. तो सर आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, आपकी हाँ पे हाँ, आपकी ना पे ना. इसको टाइट करो सीएम को. क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री से एक फोन गया चीफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर आपको बुलाएगा, कौन से जिले का कलेक्टर बनना पसंद करेंगी मैडम आप, या कौन से जिले का कलेक्टर बनना पसंद करेंगे सर आप. ये गेम शुड प्ले लाइक दिस. जिसके साथ उठो बैठो उसकी वीकनेस देखो पहले. ये सैयद ब्रदर से सीखो कि उसकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं. स्ट्रेंथ तो ठीक है, वीकनेस कि उसने आपके साथ दगाबाजी करी तो आपको क्या गेम खेलना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अच्छे विचार के जो लोग होते हैं ना, उनको ये सब स्टडी सुनने में बड़ा बुरा लगता है. ये चीज मैंने अक्सर देखी है. तो थोड़े स्पिरिचुअल माइंडसेट के होते हैं अच्छे विचार के, क्योंकि स्पिरिचुअल और सीधे साधे लोगों के लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं है. ब्यूरोक्रेसी फुल टू टेढ़े लोगों के लिए, जिनको गेम खेलना आता है, स्ट्रेटेजी बनानी आती है. दिस इज ब्यूरोक्रेसी. और हिस्ट्री में ये पढ़ना है आपको. दिस इज हिस्ट्री. लोग हिस्ट्री गलत तरीके से पढ़ते हैं. नेक्स्ट. इसी बीच सम्राट एक भिन्न मोहम्मद मुराद अथवा इत्काद खान के प्रभाव में आ गया था. यह तो सर्वविदित समाचार था कि सम्राट अब्दुल्ला खान के स्थान पर इत्काद खान को वजीर बनाना चाहते थे. फारूक शियार ने ईद उल फितर के अवसर पर लगभग 70,000 सैनिक एकत्रित कर लिए. अब्दुल्ला खान ने इस धोखाधड़ी से डरकर एक विशाल सेना एकत्रित कर ली. चर्चा था कि अब्दुल्ला खान को बंदी बना लिया जाएगा. सम्राट और वजीर की सेनाओं की टक्कर की संभावना कोई बड़ी बात नहीं थी. तो गेम ओवर. हुसैन अली को अपने भाई और सम्राट के संबंधों का पता चल गया था और वह मराठा सैनिक लेकर दिल्ली पर चढ़ गया. सम्राट और सैयद ब्रदर्स के बीच टक्कर निश्चित थी. उधर अब्दुल्ला खान ने भी पूर्ण व्यवस्था कर ली थी और उसने महत्वपूर्ण सरदारों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, जिसमें सरबुलंद खान, निजाम उल मुल्क, अजीत सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति भी सम्मिलित थे. जब समय अनुकूल हो गया तो सैयद ब्रदर्स ने सम्राट के सम्मुख अपनी मांग रखी. सम्राट ने सभी मांगे स्वीकार कर ली, जिसमें सम्राट की समस्त अभिभावकता उनके हाथों में सौंपने, सैयद ब्रदर्स द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के हाथों में भी सभी दुर्ग दे देने, यानी कि फोर्ट सब आ जाएंगे सैयद ब्रदर्स के हाथ में और उनके लोगों के हाथ में. इत्काद खान को पदच्युत करना इत्यादि सम्मिलित थे. परंतु आपस में इतना अविश्वास था कि सैयद ब्रदर्स ने 1719 में सम्राट का वध ही कर दिया. देखो, पहले लड़ाई होती है, ये लोग मराठास को अपने साथ लेकर गए और प्लेयर्स को अपने साथ लेकर गए. ये घुसे कैबिन के अंदर, फारूक शियार अंदर बैठा अपने कैबिन में. ये अंदर घुसे 4-5 लोग AK-47 लेके, चलाई नहीं थी, आकर टेबल पर रख दी और बैठे. बोला. फारूक शियार उठा अपनी कुर्सी से, उनके पैरों पे गिर गया. भाई माफ कर दे यार, तू मेरा दोस्त, मुझसे हो गई गलती. सही ब्रदर, ठीक है, गिव मी 10 करोड़. लो भाई, तुम्हारे जहां जहां पे फार्म हाउस है वो पूरे हमें चाहिए, फार्म हाउस दे दिए. तुम्हारे बंदे हमें चाहिए, नहीं तुम्हारे ये जो पोस्टेड बंदे हैं इसको निकालो, हमारा बंदा बाहर खड़ा होना चाहिए तुम्हारे घर के.
तुम बेटा टॉयलेट करने भी जाओगे तो हमसे पूछ के जाओगे, ये हमने बंदा अपॉइंट कर दिया है, ये अगर हाँ बोलेगा तो टॉयलेट जाओगे वरना नहीं जाओगे जी। सब बात मान ली थी फारूक शियार ने। फिर ये लोग बाहर गए अपनी स्कॉर्पियो के अंदर बैठे, इनने बोला साला ये पलट ना जाए। सैयद ब्रदर निकले, बोले सर पे गोली मारी, वापस आ गए और अपनी स्कॉर्पियो स्टार्ट करी, निकल लिए। सो दिस वाज द गेम। तो अगर एक ऐसा ही रैंडम कोई क्वेश्चन फेंक दे कि फारूक शियार वॉर में मरा है, नहीं, लड़ते लड़ते मरा है, नहीं, फारूक शियार ने अपनी हार एक्सेप्ट करके पूरी पावर्स दोनों भाइयों के हाथ में दे दी थी। बट भाइयों को लगा कि ये साला धोखा देगा, ये फिर कोई नई स्ट्रेटेजी करेगा और मुझे परेशान करेगा, तो जाके इसके दिमाग में एक आयरन की कमी है, एक आयरन डाल देते हैं इसके दिमाग में। तो उन्होंने जाकर दिमाग के अंदर आयरन डाल दिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सैयद ब्रदर का दिल्ली में प्रभुत्व, दबदबा, अरे स्कॉर्पियो चलती थी। फारूक शियार के वध के बाद सैयद ब्रदर्स का प्रभुत्व पूर्ण रूपेण स्थापित हो गया। अरे दबदबा एकदम, स्कॉर्पियो चल रही है, ऊपर लगे सायरन, वाह 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 वाह, जस्ट लाइक दैट। सिलेक्शन होता है आपका आईएएस में, भले ही आप पूरे शहर में सायरन ना बजाओ, बट जैसी आपकी कॉलोनी आएगी धीरे से आप ड्राइवर से बोलोगे जरा वो शुरू कर देना, बीकन बजा दो, तो बस बीकन शुरू, सायरन शुरू। ये दबदबा दिखाने के लिए जरूरी है ना दबदबा। और भले ही आपको एक इनोवा मिली हो, आप जब अपने होम टाउन जाओगे तो आप 5-5 गाड़ियां दोस्तों दोस्तों की मांग के जाओगे। मांगने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको तो वैसे ही अलॉट हो जाएंगी। बट वो एकदम से ऑफिशियली अलॉट होना दिक्कत है। आप अनऑफिशियली जुगाड़ करोगे, अपने आईपीएस को फोन लगाओगे, बोले यार वो थोड़ा नियरेस्ट थाने से जो है वो भेज देना जरा, 2-3 गाड़ी आगे आ रही हैं, पीछे आ रही हैं। जैसे ही आप होम टाउन में रोक रहे हो, आजू बाजू वाले लोग एकदम, अरे जलवा है भाई, भौकाल दिखाना जरूरी है। तो ये ब्रदर्स अपना भौकाल दिखा रहे थे। यही भौकाल समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर, आज की डेट में आज आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने किसी फ्रेंड से मिले, वो बन गया एसडीएम, भौकाल दिखा रहा है एकदम। फिर वही गाना बजेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इनकाम में देखेगी या देखेगा, फिर आप बन जाओगे आईएएस। गजब, फिर तो जलवा ही अलग है। तो दिस इज द पॉइंट कि इन लोगों ने स्कॉर्पियो से अपना भौकाल दिखाया। वो भौकाल समझ में नहीं आया किन लोगों को, तो रानी को। तो रानी बोले साले स्कॉर्पियो में घूमोगे, रुको व्यवस्था करते फॉर्च्यूनर की, फिर आते हैं तुम्हारे पास। दिस वॉज द केस। नेक्स्ट, उसकी भी चले, पेचिश से मृत्यु हो गई। अच्छा वो होती है डिजीज, बीमारी। तो सम्राट निर्माताओं ने जहां शाह, यानी कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने अलग अलग उसको पपेट्स को, पपेट रूलर्स, किंग को जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। फिर आता है अपना मोहम्मद शाह रंगीला, 18 साल का बच्चा। बहुत कॉमेडी हुई इस बंदे के साथ, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, भयानक। अरे अपने आप में खतरनाक, अरे 18 साल का बच्चा यार। नई नई डॉन पिक्चर देख ली इसने, बाल बढ़ा लिए, चोटी लगा ली, पल्सर खरीद ली 220 ब्लैक कलर की। डॉन जो ओवरकोट पहनता है वैसा ओवरकोट पहन लिया, और बढ़िया 100 की स्पीड के ऊपर जो है गाड़ी चला रहा है, किसी को कहीं नहीं सोच रहा, पुलिस वालों को मार दिया कभी। भौकाल बनाना है मोहम्मद शाह। हालांकि जो ये स्टोरी बताई है मैंने आपको, ये कुछ रिलेटेबल है, मेरे दोस्त से मिलोगे तो मेरे दोस्त बताएंगे। एनीवेज, बट मैं मोहम्मद शाह रंगीला वाला काम नहीं करता था, भौकाल जमाने वाला काम तो बहुत किया अपन ने। आगे की बात करते हैं। अब सैयद ब्रदर्स का प्रभुत्व इतना था कि उनके कार्यकर्ता महलों में परिचारक थे। अब ऑब्वियस ही बात है,
सेम जो फारूक शियार के साथ कहानी हो रही थी वो इसके साथ भी हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला, हर जगह फारूक शियार, इसके सैयद ब्रदर्स के आदमी, हर जगह। रंगीला को कहीं जाना भी है, हाँ बट इसको छूट देते थे ये लोग, बच्चा था ना 18 साल का, चला गया सैयद ब्रदर। अरे अंकल थोड़ा पैसा दो, 5-10 करोड़ रुपए, क्या कर रहे हो, अफीम पीना है, पियो पियो, शराब पीनी, अरे पियो। क्योंकि सैयद ब्रदर्स चाहते ही थे कि ये करे एंजॉय, क्लब जाए, जहां जाना है वहां जाए, नाचे एकदम, जिससे कि ये बिजी रहे। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपका अगर कोई फैमिली मेंबर बड़ा, चाचा ताऊ ये वो, आपको अगर किसी गलत एक्टिविटीज में देख रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस। एंड कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पी रहे हो, एकदम से चाचा ने, ओह शिट आपकी फटी है, अरे बाप रे, सिगरेट पीते हो, चाचा ने देख लिया, फिर चाचा के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, और कौन सी पीते हो, आप बोल रहे हो अल्ट्रा माइल्ड, अरे मेरा भी सेम ब्रांड है जलाओ। दैट मीन्स कि दे डोंट वांट यू टू ग्रो। दिस इज द सिग्नल, लाइफ का सिग्नल है ये। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको पूरे ऐश्वर्य आराम दे दिए कि तेरे को जो चाहिए वो तू कर, मजे कर। क्यों? क्योंकि जब तक ये मजा करता रहेगा तब तक ये इनके लिए चैलेंज नहीं बनेगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सैयद ब्रदर्स का नहीं था, तौरानीस का भी था। आप देखेंगे अगर टेन्योर इस बंदे का, रंगीला का, तो 1748 तक चला, और आखिरी दम तक इसने नशे में रो रो के मर गया, ये नशे में रो के मरा ये। क्यों? क्योंकि एवरीवन वांट्स कि ये कंफ्यूज रहे, उलझा हुआ रहे। दिस इज द केस। बोर तो नहीं हो रहा? इंटरेस्टिंग लग रही है कहानियां? थोड़ा सा मैं लेक्चर को, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लंबा खींचता हूं, ज्यादा बताता हूं, क्योंकि दिस इज हिस्ट्री। जितनी जल्दी दिमाग में आएगा उतनी जल्दी भागेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बट जब बाद में कहानियां जब जिस तरीके से बनेंगी, दिमाग में क्लियर होंगी, वो आप कभी भूलोगे नहीं। फिर नेक्स्ट, यूट्यूब पे डालें ये वाले वीडियोस, बट यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी ना हो जाए यार, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मुझे डर लगता है कि कॉमन मैन साला सुन के मेरी बैंड ना बजा दे, पर तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, उस जमाने पे क्या स्कॉर्पियो हुआ करती थी, पता लगे यूट्यूब में कमेंट में आ रहा है, कैसा आदमी है भाई तू, तुझे इतना नहीं पता स्कॉर्पियो उस जमाने में हुआ करती थी क्या? सोचने का नजरिया है। उस जमाने में तो सब हुआ करता था, सोचो तो एक बार, रिलेट तो करो आज के जमाने से। तुम्हें भौकाल सिखा रहे हैं, तुम सीख ही नहीं रहे। नेक्स्ट, कहां तक पहुंच गए थे अपन? देखो अब, उन्हीं के सैनिक रक्षक थे इस नवयुवक का, यानी कि छोटा बच्चा का राजकीय कार्यों में कोई दखल नहीं था, क्योंकि चाहते ही नहीं थे ना लोग की दखल करिए। काफी खान मोहम्मद शाह के प्रति सैयद ब्रदर्स के इस दुर्व्यवहार के विषय में इस प्रकार लिखता है, सम्राट के चारों ओर भृत्य तथा पदाधिकारी पहले की तरह अब्दुल्ला खान के ही व्यक्ति थे। अब्दुल्ला के अनुचरों ने एक प्रकार से सम्राट को बंदी सा बना रखा था। यदि वह बाहर जाता अथवा शिकार पर जाता तो यही लोग उसे घेरे रहते और उसे लेकर जाते अथवा वापस लाते। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मोहम्मद शाह को, रंगीला को कोई दिक्कत नहीं थी। वो इसलिए दिक्कत नहीं थी यार, इसका भौकाल मच रहा है ना, ये घर से निकल रहा है अपनी थार में, पीछे दो गनमैन बैठे हुए हैं, इसको तो लग रहा मेरे भाई, अपना तो कॉलेज जा रहा है, अपने गनमैन है, गनमैन से लगा देना यार राजश्री देना, तो फट से उसको निकाल के राजश्री देगा। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने क्लियरली अपने बंदों को बोल रखा था कि इसको लगना नहीं चाहिए कि बंदी में, जो ये बंदा मांगे उस बंदे को दो। उसने बोला देना यार, जरा विमल देना, आजकल शाहरुख खान अजय कुमार विमल खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लाओ, तुरंत विमल निकाल के ले। उलझाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को राजमाता ने एक स्थान पर लिखा है कि सम्राट को केवल नमाज पढ़ने के लिए जाने की अनुमति थी, अन्यथा वह सर्व
प्राक्रेण सैयद ब्रदर्स के अधीन था। नहीं देखो, चाहता ये हर जगह था, नमाज पढ़ने के लिए ये अकेला एकांत में जो है वो रहता था, बस और कोई नहीं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, प्रेयर्स की चीज है, और प्रेयर्स में तो ऑब्वियस ही बात है कि सभी थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं भाई, किसी को प्रेयर करनी है, बट ये ज्यादा प्रेयर नहीं करता था, ये लिखने वाली बातें हैं बस। सैयद ब्रदर्स हिंदुओं के समर्थन पर भी निर्भर थे। एक रत्नचंद को, जो एक साधारण गल्ले का व्यापारी था, राजा की उपाधि से विभूषित कर किया गया और उसे शासन तथा राज्य के बहुत से अधिकार दे दिए गए। ये गलती थी सबसे बड़ी सैयद ब्रदर्स की। देखो यार, अगर तुम किसी से किसी भी प्रकार का लाभ लोगे तो कल को तुम्हें उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना। सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट किया था इन व्यापारियों ने। अब व्यापारी को व्यापार जानता है वो। तुम किसी, तुम्हारा फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड, जिस फ्रेंड ने 12th फेल है, मान लिया, चलो वैसे तो आपका बनेगा नहीं ऐसा फ्रेंड, अगर होते हैं कई बार होते हैं ऐसे सरवरे लोग जो हमारे दोस्त रहते हैं, क्योंकि अपन को मजा आता है उनके साथ बैठने में। सिंपल सा लॉजिक ही है, और कोई लॉजिक नहीं है। तो आपका कोई दोस्त 12th फेल हो गया, बहुत कम मार्क्स से पास आउट हुआ, ऐसे ही कर रहा है लाइफ में कुछ तो भी, आप उस बंदे को उठा के अपने कलेक्ट्रेट में नहीं बिठा सकते। आप उससे जब भी मिलोगे कलेक्ट्रेट के बाहर मिलोगे। आपने अगर उसको कलेक्ट्रेट बुला लिया अपने ऑफिस के अंदर तो आपकी धज्जियां उड़ जाएगी। आप वहां ऑफिसर की पद पर जो है बैठे हुए हो, और वहां पर आपके सामने लोग फरियाद लेकर आपके पास आ रहे हैं, और ये बंदा क्या आपके कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है, चल भाई जल्दी चल यार, कहा टाइम नहीं है मेरे पास। समझ रहे हो बात? आपका हो जाएगा दिमाग खराब। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपके आसपास के रडार में कौन लोग रहें, और कौन से रडार में कौन कौन लोग रहें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कुछ उज्जट लोगों को अपने घर की पार्टी में बुला लोगे ना, दोस्तों को, तो आपकी फैमिली आपकी तरफ गलत वे में देखने लगेगी कि यार ये क्या हो गया, इसको किस तरीके की इसकी कम्युनिटी है। रहो सबके साथ, बट इनविटेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को दिया जाता है, सबको नहीं। मैं भी पार्टीज करता हूं, आई नो कि मेरी टेबल पे अगर कोई ऑफिसर बैठा है तो उस टेबल पे गुंडा नहीं बैठेगा। सो दिस इज द कनेक्शन यू हैव टू बिल्ड, दीज टाइप ऑफ कनेक्शंस, और एक प्रकार से संतुलन बना के रखना है आपको, राइट? एनीवेज, बैलेंस। तो ये गेम था, इन लोगों ने दे दिया, बड़ी बड़ी पोजीशन पर फालतू लोगों को रख दिया। अब फालतू लोग बड़ी पोजीशन पर रहेंगे तो कहां से सत्ता चला पाएंगे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज थी सभी मामलों में। रत्नचंद की सत्ता दीवानी, माल तथा कानूनी सभी मामलों में थी। यहां तक कि काजियों तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी उसी का हाथ होता था। सोचिए आप, दूसरी पदाधिकारियों की अनदेखी होने लगी और उसी की आज्ञा का पालन होने लगा। दो राजपूत महाराजे आमेर के जय सिंह तथा जोधपुर के अजीत सिंह भी सैयद ब्रदर्स के अंतरंग थे। मराठे भी उसके समर्थक थे। फारूक शियार की मृत्यु के बाद जजिया पुनः हटा दी। जजिया क्या था, कौन बताएगा? जजिया, फारूक शियार की जैसी डेथ हुई तो जजिया हटा दिया गया। जजिया वॉज अ रिलीजियस टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स बोलते थे, कि नॉन मुस्लिम्स को जो है वो देना पड़ता था। अब ये लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम थे सैयद ब्रदर, तो जैसे ही फारूक शियार मारा तो जजिया हटा दिया गया। और अहमदनगर के सूबेदार अजीत सिंह ने वहां गौ हत्या भी बंद कर दी। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच हैपेंड। तो ये चीजें थी जिसको आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। अब कल हम लोग यहाँ से जो है वो आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपन स्लो जो है वो चलेंगे, बाकी आगे चल के स्पीड जो है वो पकड़ेंगे जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल जनरल स्टडीज की क्लास के नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं बुक लेकर नहीं आया हूँ। मुझे बुक लेने जो है वो जाना है, मैं सैटरडे या संडे को जाऊंगा। तो कल और परसों आपका रिवीजन है पूरा, कल परसों नरसों पूरा 1 से लेकर 15 चैप्टर जो ज्योग्राफी का कवर अप करा है वो पूरी तरह से करो। और अपने बैच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैच की इंफॉर्मेशन दो, वीडियोस वगैरह शेयर किया करो, है? चलो, जय हिंद।